किस नंबर 2। वक्त ने ठहर कर उसके तासुरात देखे। जहाँ उससे कम वो दिखाई नहीं दिया जो वो देखना चाह रही थी, तो उसने बड़े ही सादा लहजे में कहा, तो आप मेरे लिए पोजेसिव नहीं हैं? नहीं। ओके, तो आपको ये फर्क भी नहीं पड़ता होगा कि मेरे क्लास फेलो ने मुझे डेट की ऑफर की है? उतान एकदम ठहर कर भक्त को देखने लगा। भक्त मुस्कुराहट दबाए खिड़की की तरफ देख रही थी। उसको खामोश पाकर बोली, मैंने उससे बोला कि मेरा ऑलरेडी एक बंदा है। उससे कहा उसे फर्क नहीं पड़ता। उदात की स्टीयरिंग पे गिरफ्त मजबूत हो गई, मगर वो खामोश था। बहरहाल उसे मैंने बड़े आराम से, बल्कि बिल्कुल स्वीट तरीके से मना कर दिया। आपको कोई मसला तो नहीं है ना? उदात ने मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं सिकंदर थोड़ी हूँ। भक्त को चिढ़ हुई। उसको जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा। आसिक के वक्त तो कैसे पागल होता था। एक बात तो उससे सोफी से सही गई है, ये सिकंदर है भी नहीं। वो अब उसे नज़रअंदाज करके बाहर खिड़की की तरफ देखने लगी। बाहर के नज़ारे की खूबसूरती में वो खो सी गई थी। स्विट्ज़रलैंड वाकई में बेइंतहा खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली जगह थी। जब उसका पहला दिन था यहाँ पर, उस दिन वो बिल्कुल लाजवाब थी। अतात को भी हैरानगी हुई उसकी चुप से, वरना जब भी वो कहीं जाया करते थे उसका सर ही खाती थी। एकदम से उसको पुरसुकून पाकर वो उसे छेड़े बगैर न रह सका। ये जगह उसके लिए खुशकिस्मत साबित हुई है। उसका सर दर्द होने से बच गया। वक्त अपने ख्याल से फौरन निकली। जब उससे देखा वो उसके कॉलेज की तरफ बढ़ रहे थे। पहले अतात को मेडिकल कॉलेज ड्रॉप करना था और फिर उससे खुद ड्राइव करके जाना था। डॉक्टर। पहले हमने मेडिकल कॉलेज नहीं जाना था? क्यों भाई, हमने वहाँ क्यों जाना था? वो स्टीयरिंग घुमाते हुए बड़े आम से लहजे में वो बोला, क्योंकि पहले आपको ड्रॉप करके मैं स्कूल जाती हूँ। तो ये क्या चक्कर है? मुझे गाड़ी की ज़रूरत है। कॉलेज के बाद कहीं और भी जाना है, तो मैं पिक कर लूँगा। उसकी बात पे वो मुतमईन हो गई, मगर जब हुदात की गाड़ी रुकने पर वो उतरने लगी तो उससे देखा हुदात भी उतर रहा है। वो कुछ बोलने लगी कि हुदात ने उसका बैग लिया और उसका हाथ पकड़ लिया। वक्त ने अपने हाथ को देखा जिसे हुदात ने पकड़ा हुआ था। ओके, ये क्या था? वो दोनों इंस्टीट्यूट में दाखिल हो चुके थे। वक्त को लगा वो यहाँ तक उसको छोड़कर चला जाएगा, मगर वो उसके साथ चलता रहा, यहाँ तक कि सबकी नज़रें उसकी तरफ उठी। वक्त के साथ उसका बंदा। आप आज यहाँ पे लेक्चर देने वाले हैं क्या? उसके खुश लहजे पे तंज करने पर फदाद मुस्कुराया। उससे वक्त का हाथ छोड़ दिया और उससे कंधे के गिर्द बाजू फैलाते हुए कहा, कहती हो तो लेक्चर दे देता हूँ। कम से कम तुम लोगों को इस बकवास रोमांस के अलावा कुछ अच्छी चीज़ पढ़ा दूंगा। हम लोग सिर्फ रोमांस नहीं पढ़ते। और हटाएं अपना हम बाजू। आप कब से पीजीए के फैन हो गए? अतात ने अपना बाजू नहीं हटाया, बल्कि मजीद उसको अपने करीब करते हुए छुप कर बोला, ये तुम्हें पीढ़िए दिखाई देता है लड़की। तुमने अभी पीढ़िए देखा ही कहाँ है। और कम से कम हमारा प्यार हलाल तो है, इन नमूनों की तरह हराम तो नहीं है। अब देखना कैसे आग की तरह खबर फैलेगी। बख्तावर आलम ने कोई अमीर भुट्टा फंसा लिया। बख्तावर थी गोल्ड डिगर। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि मेरे मामा आपसे भी 10 गुना अमीर हैं। अतात का मूड सिकंदर की जिक्र से खराब हो गया, मगर वो बोल ही नहीं सका क्योंकि उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ी जो बख्तावर को देख रहा था। फिर जब उससे अतात को देखा तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया था, वो भी गुस्से से। अतात समझ गया कि वही लड़का है जो वक्त को पसंद करता है। बख्तावर की दोस्त एमा भागते हुए उनकी तरफ आई। ओह, आज तुम्हारे डॉक्टर जैसे माँ भी आए हैं। हेलो डॉक्टर हदात। हदात ने एमा के हेलो कहने पे सर हिलाया। हेलो एमा, कैसी हो? हदात ने एमा के हेलो कहने पे सर हिलाया। हेलो एमा, कैसी हो? मैं ठीक। बस जेम्स तुम्हारा पूछ रहा था, कह रहा था तुमसे बात करनी है। वो अपने ध्यान में बोलती गई, उससे ये भी नहीं देखा कि हुदात खड़ा है। क्यों? कल ही तो बात की थी, अब क्या कहना है? वक्त ने हुदात से अपना बैग लिया और उससे बोली, फिक्र मत करो, वो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात कहे। सर ने तुम दोनों को पार्टनर जो बनाया है। अब हुदात की पूरी आंख काली हो गई। उससे कनखियों से वहां देखा। जेम्स उनकी तरफ आ रहा था। हुदात ने भक्त की कनपटी चूमी और उससे कान में बोला, तुम जाओ, मैं 2 घंटे बाद आऊंगा। भक्त एकदम हैरत से देखने लगी। वो हुदात की इस हरकत पे ब्लश कर गई। उसको छोड़कर वो अपना मोबाइल निकालकर किसी को टेक्स्ट करने लगा। बख्तावर उसकी पुश को देखने के बाद एमा के साथ दूसरी समेत चल पड़ी। जिमी उस तरफ पढ़ने लगा, मगर कुछ सोचकर वो बक्स से नसें हटाता मुड़ा ही था। एक लंबे चौड़े आदमी को अपने सामने देखकर एकदम पीछे हुआ। वो साइड पे होके जाने लगा कि उदात ने उससे कॉलर से पकड़कर दरख्त के साथ लगाया। इफ यू अगेन लेड आइज ऑन माई गर्ल, ट्रस्ट मी बडी,
यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट। अगर तुमने मेरी बंदी की तरफ आंख भी उठाने की कोशिश की तो तुम्हारी सोच है मेरे दोस्त कि तुम्हारी क्या हालत करूँगा। उसे गर्दन से पकड़कर वो इतने खतरनाक लहजे में बोला, ऊपर से एक सफ़ेद आंख मजीद रोना तासुर दे रही थी। परे हटो। उससे हुदात का पासो अपनी गर्दन से हटाना चाहा कि हुदात ने मजीद गिरफ्त मजबूत कर दी। उससे दूर रहना। उसके मुंह पे घुराकर उसकी गर्दन छोड़कर वो पीछे हुआ। इससे पहले कि आधा ग्रुप आकर उसे रोकता, वो सीधा टीचर ऑफिस की तरफ बढ़ा। सिकंदर ने अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोला और बाजू आगे करते हुए उसे अंदर जाने का इशारा दिया। रमशा जाने लगी कि एकदम रुककर उसे देखने लगी। कहीं कोई शरारत तो नहीं करने वाले मेरे साथ? सिकंदर के चेहरे पे तबस्सुम फैला। मैं भक्त थोड़ी हूँ यार, सच में बहुत खूबसूरत सरप्राइज है। जब आप ऐसे मुस्कुराते हैं ना, मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है। सिकंदर ने अपनी आंखें घुमाई। मैं ही पहले अंदर घुसता हूँ। कहते हुए अंदर चला गया और उससे लाइट ऑन की। वैसे आपका ऑफिस मुकम्मल हो गया? वो उसके पीछे आ गई। सिकंदर ने अपना नया ऑफिस बनवाया था। आसिक के मामले के बाद वो काफ़ी मुख्तात हो गया था। वो किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता था। ये छोटा सा सादा कमरा जिसमें 2 सोफे और चंद गमले पड़े हुए थे, उसके साथ ही एक और दरवाज़ा था। रमशा नासमझी से उस जगह को देखा। उस सादा से ऑफिस को बनाने के लिए 3 महीने लगे थे। क्या खास बात थी उसमें? मगर वो बोलने से पहले ही एकदम चुप हो गई, क्योंकि सिकंदर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उससे अपना चेहरा सामने किया। एक लेजर लाइट सामने जुड़ी मशीन से निकली और सिकंदर के चेहरे पे लहराई। एकदम बीप की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद सिकंदर ने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला। रमशा समझ गई उससे फेस रिकग्निशन लॉक लगवाया है। आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? सिकंदर ने उससे बुलाया। लगता है बड़ी ही कीमती चीज़ पड़ी हुई है जो इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत आन पड़ी। सिकंदर हंसा। खुद ही देख लो। वो खुशदिली से बोला। रमशा आगे आई। अगर मुझे कभी आना पड़ जाए तो? उसकी बोलती ही बंद हो गई जब उससे सामने कुछ देखा, कुछ ऐसा जिससे वो लाजवाब होकर रह गई। ये सिकंदर हमेशा उसे लाजवाब कर देने वाले काम क्यों करता था? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। थोड़ी और बल्कि बेख्तियार कांपने लगी। फिर किसी ने उसके गिर्द बाजू हमाल किए और अपनी थोड़ी उसके कंधे पे रखी। हैप्पी बर्थडे रे। रमशा सामने दीवार को फटी हुई आंखों से देखी जा रही थी। सामने का मंजर उसे एकदम डेढ़ बरस पीछे ले गया। इरहा के इस दुनिया में आने में अभी कुछ दिन रह गए थे। रमशा मज़े से सोफे पे बैठी मेरे से लुफ्तंदोज हो रही थी। साथ में सिकंदर को देख रही थी, जो आंखों में ग्लासेस लगाए सामने लैपटॉप पे मसरूफ था। ये लैपटॉप मुझसे ज़्यादा अजीज है क्या, जो आप उसे खो रहे हैं? सिकंदर जो टाइप करते हुए अपनी दाढ़ी पे हाथ दे रहा था एकदम चौंका। तुम्हें कुछ चाहिए? वो कुर्सी घुमाकर पूरे का पूरा उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। हाँ, मुझे मेरा दाऊद चाहिए। सामने तो हूँ तुम्हारे। वो ज़रा सा मुस्कुराते हुए बोला। मैंने इस लैपटॉप को ट्रैम्पल कर देना है। एक तो अपना सब काम वाम छोड़कर तुम्हें यहाँ ले आया ताकि तुम्हें कोई मसला ना हो जब तुम्हारा ये करबा करबू हो, और अब मैं रोजी रोटी भी ना कमाऊँ, बस तुम में लगा रहूँ। मैंने ये फेंकना है बाउल। वैसे भी मैं ऑलरेडी दबी हुई हूँ और आप हैं कि जाहिर है मोटी हो गई। अब मैं कहाँ आप गिरे। अब सिकंदर के दांत सख्त हो गए। उठकर उसके पास आया और उसके जबड़ा पकड़कर अपने करीब किया। आज ये बात कह दी, अंदर अपने मुंह से फजूल बात मत करना वरना बहुत मार खाओगी। सख्त लहजे में बोलता वो उसके हाथ से बाउल लेने लगा। ज़्यादा मीठा मत ठूसो, इस हालत में शुगर भी हो सकती है। वापस से मेरा बाउल। रमशा तेजी से बोली, लेकिन सिकंदर उसे नज़रअंदाज करता नीचे बाउल रखने गया। उसकी पेंट में फ़ोन बस होने लगा। उससे फ़ोन निकाला तो देखा हुदात का फ़ोन था। सिकंदर ने ऊपर देखा जहाँ भक्त अपने कमरे में मौजूद थी। उस बेचारी की हालत में ज़रा भी तब्दीली नहीं आई थी। वैसे की वैसी ही थी, चुप, साकित, टूटी बिखरी, म, बिल्कुल उसकी सोफ़ी की तरह। लेकिन वो सोफ़ी जैसी नहीं थी। उससे फ़ोन उठाया और बाहर बैकयार्ड में आ गया। वो इस वक्त लंदन में था। उससे किराए का घर ले लिया था। वक्त तो पहले फूफो के घर में ही होती थी, मगर जब सिकंदर और रमशा यहाँ आ गए तो वो वक्त को अपने पास से आए। वक्त को नया माहौल भी तब्दील नहीं कर सका। सिकंदर को बहुत तकलीफ होती थी और उस तकलीफ को किसी के साथ बयान नहीं कर सकता था। हाँ बोलो हुदात। एकदम वो डर कर उठी। उससे इर्द गिर्द अंधेरे को देखा तो उसे खौफ आया। अपने ऊपर से कंबल हटाती वो उठी। उससे देखा कोई चीख रहा है, कोई मामा को पुकार रहा है। ये आवाज़ तो बड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी। उससे किसी की दर्द भरी किराएँ सुनाई दी तो वो एकदम कांपने लगी। मामा, वो बोलना चाहती थी मगर उसकी ज़ुबान लकड़ी बन चुकी थी। मगर उसके पैरों में जान आ गई थी।
वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो उससे देखा वाक़ई में किसी की आवाज़ आ रही थी। सिकंदर! ये तकलीफ़देह आवाज़ तो आप ही की थी। आप ही को क्या हुआ? कहीं मामा को तो कुछ? बख़्त, तुम्हारे मामा तुम्हें छोड़ गए। मामू इसे वापस लाएँ। सिकंदर! दाऊद आँखें खोले। बक तेज़ी से दरवाजे की तरफ आ गई। नहीं, उसके मामा को कुछ नहीं हुआ होगा। वो मामा को बचाएगी। वो कमरे में पहुंची तो उसकी चीख निकल पड़ी और उसने पूरे 10 महीने बाद पहली बार अपनी जुबान खोली। आपी! रमशा दर्द से हाँफते सिकंदर का नाम लिए जा रही थी। वो बड़ी तकलीफ में थी। बक तेज़ी से रमशा के पास आई। वो सोफे की बजाय उस वक्त ज़मीन पे थी। आपी! आपी! आप ठीक हैं? मामा! मामा कहाँ हैं? मामा! रमशा ने अपनी आंखें उठाई और बख्त को देखकर एकदम हैरत से चीखी। बख्त! बख्त! सिकंदर को बुलाओ। बख्त! टाइम हो चुका है। किस चीज़ का आपी? आप उठिए, मैं आपको बिठाऊं। उस बेचारी को घबराहट में समझ नहीं आई कि क्या करे। मुझे छोड़ो बख्त। उफ खुदाया! सिकंदर! रे। सिकंदर रमशा की चीख सुनकर तेजी से ऊपर आया और उसे देखकर एकदम तड़प उठा। वो भूल गया कि बख्त भी साथ थी। रे। ये वो उसको उठाने लगा जिसका चेहरा पसीने से भर गया। सिकंदर मैं मर जाऊंगी। सिकंदर! वो रोने वाली होगी। शट अप रे। मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। वो रमशा को बाजू में उठाने लगा कि वो बोली, नहीं सिकंदर, मैं नहीं जा सकती, मैं मर जाऊंगी। लेकिन सिकंदर उसको अनसुनी करते हुए लेकर चलने लगा कि वक्त ने उसे रोका। मामा बहुत देर हो जाएगी। सिकंदर भूल गया कि वक्त ने पहली दफ़ा जुबान खोली है। अपनी परेशानी में वो चीखा, हालत देख रही हो तुम इसकी। मुझे इसको किसी भी हाल में लेकर जाना है। नहीं सिकंदर, वक्त ठीक कह रही है, मुझे बेड पे लेटाएं। इतनी तकलीफ में वो बामुश्किल ही बोल पाई। नहीं, नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मुझे लेकर जाना होगा। वो अपने हवासों में नहीं था, इसलिए वक्त को संभल कर ऊंची आवाज़ से बोलना पड़ा। मामा, हमें इस वक्त आपका पागलपन नहीं चाहिए। आप ही को लिटाइए यहाँ और डॉक्टर को कॉल करें। भक्तावर हटो यहाँ से। वो दरवाजे पे तन की खड़ी थी तो सिकंदर चीख के बोला, मैं क्या कह रही हूँ मामा? डॉक्टर को कॉल करें। वक्त बहुत कम है। वक्त इतनी ऊंची आवाज़ से बोली कि अब सिकंदर के पास कोई चारा नहीं था। वो सीधा रमशा को बेड पे लेकर गया और उसका माथा चूम कर बोला। आई एम सॉरी रे। आई एम रियली सॉरी। उससे भी तेज़ी से डॉक्टर को कॉल मिलाई। वक्त ने रमशा का चेहरा देखा जो बहुत सुर्ख हो रहा था। वो तेज़ी से वॉशरूम गई और एक छोटे से टॉवल को गीला कर लाई। उससे रमशा के चेहरे पे रखा। अभी आप ठीक हो जाइएगा। आप परेशान ना हो। आपकी बख्त है ना? हिम्मत करें। रमशा तकलीफ से रोते हुए एकदम बख्त के बोलने पे हंसी। मेरी बख्त, तुम जाग गई। तुम तो इस गुड्डी के आने पर फौरन उठ गई। कितनी मतलबी हो तुम। बख्त की आंखें नम हो गईं। हाँ, बहुत बुरी हूँ मैं आप भी। मैं तुम लोगों के हॉस्पिटल को तोड़ दूंगा। उस डॉक्टर को कहो फौरन 10 सेकंड के अंदर अंदर आए। हेलो। बक को उसकी धाड़ कमरे से बाहर सुनाई दे रही थी। उसी लम्हे वो पीस के रूप में अंदर दाखिल हुआ। मैं उन सबको बर्बाद करके रख दूंगा। वक्त, मुझे इसे लेकर जाना पड़ेगा। रे बेबी, मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। जहाँ वो आधी बात सख्त लहजे में बोला था, वहाँ रमशा से वो नरमी से बोलते हुए उससे करीब आया, मगर उसके चेहरे पे वहशत ही वहशत भरी थी। रमशा ने गहरा सांस लेकर उसका हाथ पकड़ा, बामुश्किल बोल पाई, इरा यही होगी। ये तस्वीर, ये वक्त ने जो तस्वीर ली थी, ये आपको कहाँ से मिली? और उसकी पेंटिंग दीवार पे आपने कैसे बनाई? रमशा ने अपने बहते हुए आंसू को महसूस नहीं किया और मुड़कर सिकंदर को देखा जो एकदम उससे घूरकर उसके आंसू साफ करने लगा। ये हुश करने वाला सरप्राइज था, रुलाने वाला नहीं। और वो दिन मुझे आज भी नहीं भूलता। खौफ से मेरी जान निकल रही थी। ऊपर से तुमने मजीद मुझे भुगला दिया। वक्त ऊपर से होश में आई तो सीधा सर पे बैठ गई। इरा, उस दिन मुझे इतनी बुरी लगी कि कोई हद नहीं। ऊपर से वो मनहूस डॉक्टर। मेरी धमकी का भी कोई असर नहीं लिया और सीधा तब आई जब वो पैदा हो गई। उसके इस अंदाज पर हमेशा हंसे बगैर न रह सकी। और जो मैंने अपने नाखूनों से आपके बाजू और चेहरा जख्मी कर दिया, माय गॉड, मुझे होश नहीं रहा। हालांकि वो आप ही थे। आपकी वजह से मैं राह को दुनिया में ला सकी और आप तो ऐसे डर रहे थे जैसे आपकी वजह से मर जाऊंगी। उससे बड़े प्यार से सिकंदर को फिर सामने दीवार पे उन तीनों की वॉल पेंटिंग देखी जिसमें राह रमशा के बाजू में थी। सिकंदर ट्रेम्बलिंग करने के बाद उसे घूर रहा था, लेकिन साथ में बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी। वक्त ने तो बड़ी जल्दी से ये लम्हा कैमरे में कैद किया।
जिंदगी में सबसे बड़ी गलती तुम्हें हॉस्पिटल में ना एडमिट करवाने की थी। मुझे क्या पता था एरो मैडम ने 2 हफ्ते पहले आ जाना है। अब आप मेरी बेटी को ट्रैम्पल कर रहे हैं। उस गुलाबी कंबल में देखकर वो फिर माजी में चले गए। इरा ने अपना इस्तकबाल अपनी दिल दहला देने वाली चीख से किया था। सिकंदर बहादुर एकदम से घबरा गए। उसके छोटे मगर भारी वजूद को पकड़े सिकंदर के हाथ कांपने लगे। उफ, ऐसे मुंह खोल के चीख रही थी जैसे सबको अपनी आमद का ऐलान करना चाह रही हूँ। एक तो अपनी माँ को तकलीफ देती हो, ऊपर से रो रही हो ताकि कुछ ना कहूँ। चुप करो। उसे समझ नहीं आई क्या कहता। अपनी आदत के मुताबिक सुना डाली उसको। सिकंदर। रमशा ने सिकंदर को थके हुए लहजे में पुकारा। उसको कपड़े में लपेटते उससे वक्त को पकड़वाया। पकड़ो इसे। रे, तुम ठीक हो? तुम्हें तकलीफ हो रही है? बस एक दफ़ा डॉक्टर आ जाए, उनको मैं उन्हीं के हॉस्पिटल में दाखिल करवा दूंगा। समझते क्या है खुद को? आई एम सो सॉरी रे, ये सब मेरी वजह से हुआ। एक तो ये कितना चीखती है। आखिर वो बेचारा नासमझी से उसके रोने पे डाला था। उससे वक्त पहले हुई। सिकंदर उठा। वक्त और रमशा समझ गई। रमशा जरा सा कराते हुए सिकंदर का हाथ पकड़ चुकी थी। मामा, आप इसको पकड़े, मैं दरवाज़ा खोल कर आई। सिकंदर की तेजी सूटने पर वक्त ने फुर्ती से रोते हुए इरा को उससे पकड़ाया। सिकंदर इससे पहले कुछ कहता, एकदम इरा के शोर करने पे वो खामोश हो गया। सिकंदर, इसे मुझे दे। रमशा के कहने पे सिकंदर ने उसे तेज नजरों से देखा। शी हर्ट्स यू रे, और तुम इसे मांग रही हो। उसके कहने पे रमशा ने अपने सर पे हाथ मारा। या अल्लाह, क्या सोचकर मैंने इस आदमी से शादी की? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आइए डॉक्टर। सिकंदर दो डॉक्टर्स को आते ही उन पर ढालने लगा, मगर जूनियर भागीदार ने सीनियर भागीदार का दम तोड़ दिया था। ऊपर से उसके नन्हे ठंडे हाथों ने जब सिकंदर की दाढ़ी को छुआ तो सिकंदर ने उसे देखा। इरा अपनी मोटी काली आंखें खोले उसे देखने लगी। वो एकदम दंग रह गया। उसकी आंखें तो बिल्कुल उस पर गई थी, बिल्कुल गहरी से। वो अपनी परेशानी और गुस्से में इतना अंधा हो गया था कि अपनी इतनी प्यारी तकलीफ पे गौर नहीं ना कर सका। मिस्टर सिकंदर, आप हमें बेबी दे सकते हैं ताकि हम उसे चेक कर सकें। सिकंदर एकदम होश में आया तो उससे देखा। उसका एक आंसू टूट कर इरा के माथे पे गिरा। वक्त ने सिकंदर को देखा तो उसके पास आई। मामा, डॉक्टर को बेबी दें और आप मेरे साथ चलें। सिकंदर ने रमशा को देखा तो उसकी भी आंखें नम हो गईं। ये खुशी के आंसू थे, वो जानता था, मगर उसके आंसू से सोफी की याद दिला गए। अरे, ये इतनी छोटी मेंढक पैदा कर ली तुमने, और ये रोती कितना है? उसे कॉट में लेटी भक्त को देखकर हंसते हुए सोफी से कहा, जो बेड पे लेटी उसे आंखें दिखा रही थी। शर्म करो शेरू, अपनी भांजी को ऐसे कहते हो? इतनी प्यारी सी जान तो है मेरी भक्त, और इसकी आंखें देखो, बिल्कुल तुम पर गई हैं। उसकी बात पे नो उमर सिकंदर ने अपनी आंखें घुमाई। ओ प्लीज़ रहने दो, मुझे तो अब तुम पे तरस आ रहा है। कैसे इसकी बेबे सुनोगी? एक आमिर कम था कि अब उसकी कॉपी आ गई। अल्लाह खैर करे। वो हंस पड़ा। सुधरोगे नहीं, जब अपनी बेटी होगी तो मैं तुमसे पूछूंगी, और देखना, तुम ही मेरी प्रिंसेस को संभालोगे। उसकी बात पे सिकंदर की आंखें फैल गईं, फिर उससे कानों को हाथ लगाया। मेरी तौबा, जो इस मेंढक को संभालूं। और बेटी, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छी भली जिंदगी पे कुल्हाड़ी मारूं ना मैं। मामा। सिकंदर ने देखा वो कमरे से बाहर थे और भक्त ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मामा, आप ठीक तो हैं? मामा, आप भी बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर्स को सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, बस वो दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। सिकंदर ने भक्त को देखा जो कितनी बड़ी हो गई थी और इस वक्त कितनी बड़ी लग रही थी। फिर वो एकदम चौंका, बल्कि होश में आया। बच्चे, तुम बोल रही हो? तुम बात कर रही हो अपने मामा से? उसने भक्त का चेहरा थामा। भक्त मुस्कुराई। इतनी देर से बोल रही हूँ, अब याद आ रहा है आपको? और ऊपर से खुश होने की बजाय बात बात पे डांट रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। सिकंदर ने उसे अपने साथ लगाया और खामोशी से उसका सर थपका। थैंक यू वक्त। वो किस चीज़ के लिए थैंक यू कह रहा था वो समझ गई थी। वो उससे अलग हुई। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, वादा करें। बिल्कुल अच्छे मामा, बल्कि नहीं, अब तो आप पापा बन गए। उफ मामा, आप अब्बू बन गए। आपकी बेटी हो गई, मेरी छोटी बहन। ओह माय गॉड, अब मुझे भी कोई आप ही बुलाएगा। वो अपने पुराने रूप में सिकंदर का बाजू हिलाते हुए बच्चों की तरह उछल रही थी। सिकंदर हंस पड़ा। पागल हो तुम पूरी। मेरा पागलपन कम से कम खतरनाक नहीं है। बराए मेहरबानी, मेरे ठीक होने के बदले में आप आज किसी को ट्रैम्पल नहीं करेंगे। एकदम सिकंदर ठहर गया। ट्रैम्पल से याद आया, इनकी तो मैं। मगर वक्त ने उसे रोक दिया। वो बस हैरतों का दिन था। आपने जिंदगी में पहली दफा ट्रैम्पल नहीं किया। उफ,
शरीफ रूप में इतने प्यारे लग रहे थे कि कोई हद नहीं। मैं तो दिल ही दिल में डर रही थी कि आज जो हॉस्पिटल के स्टाफ की खैर नहीं, इरा को भी आप उठाकर कहीं फेंक ना आए। सिकंदर ने उसे आंखें दिखाई। हालांकि ऐसा आप नहीं करने वाले थे, मगर आपके तासुरात कुछ ऐसे ही थे। इतने प्यार से सबको डांट कर छोड़ दिया, मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। सिकंदर एकदम उसके भोलेपन पे मुस्कुरा पड़ा। ऐसे कैसे हो सकता था, बाह हो और किसी को कुछ ना कहे। डॉक्टरों ने भी तौबा कर ली थी कि आइंदा कभी उसके मामले में देर नहीं करेंगे। उसको खामोश पाकर हमशा मुड़ी, फिर उससे पेंटिंग को देखा। दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा है सिकंदर, थैंक यू। सिकंदर ने मुस्कुराकर उसे अपने साथ लगाया और उसके सर पे प्यार किया। तुमसे ज़्यादा बेहतरीन तोहफा मुझे आज तक नहीं मिला रे। अरे, एक तोहफा तो देना भूल गया। चलो मेरे साथ। वो रमशा का हाथ पकड़े ऑफिस से बाहर निकला। अदान ने गाड़ी रोकी और बाहर आया। उससे आंखों में ग्लासेस पहनते हुए सामने से आती भक्त को देखा, जो हंसी गुस्से में दिखाई दे रही थी। वो खुलकर मुस्कुराया। वो समझ गया मोहतरमा अब उस पर बरसेगी। इससे पहले भक्त कुछ कह थी, उदात ने आगे बढ़कर उसे उठा लिया। हेयर इज माई गर्ल। उसे घुमाते हुए शरारत से बोला। वक्त उसकी हरकत पे अक्का बक्का रह गई। 10 महीने हो गए थे उनकी शादी को, और होता दी सड़ू आज तक बख्तावर से रोमांटिक नहीं हुआ। और आज के दिन पता नहीं उससे कौन सा नशा किया था। हदात, उतारे मुझे। बख्तावर दांत पीसते हुए हुदात से बोली, जो उसकी बात मानकर बोला। दिन कैसा गुजरा चुड़ैल का? उससे भक्त का बैग लेना चाहा कि भक्त ने वहीं बैग जोर से उसके बाजू पे मारा। दिन का तो मैं अच्छी तरह बताती हूँ आपको। आपने जेम्स पे हमला किया। उसकी बात पे हुदाद ने अपने दोनों अब्रू ऊपर किए। वॉट? मैं किसी पे हमला क्यों करूंगा? और ये जेम्स कौन है? हुदाद, अगर आपने सच न बताया तो ये आपकी सलामत आंख फोड़ दूंगी मैं। ऊपर से आपने सर को धमकी दी कि जेम्स को मेरा पार्टनर न बनाए। हुदाद ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और उसका बैग खींच कर लेते उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। भक्त वहीं खड़ी उसे देखती रही। हुदाद खामोशी से अपने बूट जमीन पर बचाने लगा। साफ कह रहा था कि तमाशा न लगाऊं। वक्त उसकी जबान से ज़्यादा उसकी ये हरकत करने पे चौकस हो जाती थी। इससे बिना कुछ कहे वो गाड़ी में बैठी। हुदाद ने उसका दरवाज़ा बंद किया। इरहा, चुप करके ये फ्रॉक पहनो, तुम्हारी आप ही इतने प्यार से लाई हैं। मगर इरहा नफ़ी में सर हिलाते हुए सामने मर्दाना स्टाइल की काली शलवार कमीज़ की तरफ इशारा कर रही थी, जो जावेद उसकी सालगिरह पे लाया था। ये कहकर कि ये लड़की नहीं, जूनियर वहाँ है। बस जी, इरहा का तो वो फेवरेट गिफ्ट हो गया। उसे पहनकर वो अपने पापा जैसी बन जाएगी। पापा, मी वाना भी पापा। उससे माँ की कमीज पकड़ते हुए ये बताया कि पापा जैसा सूट पहनूंगी। तुम्हें लड़का होना चाहिए था, गलती से लड़की बन के आ गई। अजीब तुम्हारे टेंट्रम्स हैं। एक तुम्हारे पापा कम थे कि तुमने शुरू कर दिए। रमशा ने उसे उठाया, जो चिढ़कर बोली, ले रे, मार खाओगी रहा। रमशा ने उसे बेड पे बिठाया, जो मुंह फुलाए अपनी माँ को देखने लगी, जो उसे फ्रॉक पहना रही थी। तुम 2 साल की हो जाओ, तुम्हें स्कूल डलवाती हूँ। तुम बड़ी पहुंची हुई चीज हो, मुझसे संभाली नहीं जाने वाली। सदके मेरी गुड़िया अब लग रही है ना प्रिंसेस। उसे नीली आसमानी रंग की फ्रॉक के सिप बंद करते हुए जोरदार बोसा इरहा के भरे हुए लाल गालों पे दिया। इरहा थोड़ी सी जिद्दी जरूर थी, मगर जब माँ उसे समझाती थी तो चुप हो जाती थी। हालांकि माँ की बातें उसकी कुछ पल्ले नहीं पड़ती थी, मगर जब वो ऊंची आवाज़ में इरहा कह देती तो समझ जाओ कि बस आगे से कोई जिद नहीं करनी। इरहा बहुत से बच्चों से बहुत मुख्तलिफ थी, बल्कि अपनी उम्र के मुताबिक वो ज़्यादा शार्प और इंटेलिजेंट थी। सिकंदर अपने बचपन में तेज था, मगर ये कुछ और ही चीज़ थी। लेकिन सब उसको देखकर समझ गए थे कि बड़ा अनोखा पीस है। रमशा ने उसकी 2 पोनियों वाले बाल बनाकर उससे गोद में बिठाया। हम्म, अब मामा और प्रिंसेस फारिग हैं, क्या करें। तुम्हारी आदतें ही ठीक करती हूँ। तुम्हारे हैंडसम से पापा तो मेरी इरू इरू की सारी आदतें बिगाड़ दी हैं। उसे इरा की बच्चों वाली महक को अपने अंदर उतारते हुए उसकी कनपटी चूमते हुए कहा। फिर उससे इरा के कानों को देखा तो कुछ सोचकर उससे फ़ोन उठाया और आयना को कॉल मिलाई। सिकंदर भाई गुस्सा होंगे, कहेंगे अभी बच्ची है। रमशा ने इरा के हाथ में मौजूद आईपैड की आवाज़ ऐसा की, जहाँ गोलियों की तेज़ आवाज़ आ रही थी। उफ, जूनियर भा और उनकी हरकतें। नहीं होंगे यार। मैं खुद जब 5 महीने की थी तो अम्मी ने मेरे कान छिदवाए थे। सिकंदरों को एतराज़ नहीं होगा। आप मुझे कह रहे थे कि आपको कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर ये सब क्या था डॉक्टर। वो दोनों इस वक्त एक खूबसूरत रेस्टोरेंट पे बैठे हुए थे, जहाँ दिलकश वादियों में उभरते तनंग के रंग आंखों को ठंडक बख्श रहे थे। वो दोनों रेस्टोरेंट की बैल्कुनी में मौजूद लंच करने आए थे। बस सारे रास्ते खामोश रही। ऑर्डर भी उसे उदात को करने दिया।
बिलाहिर जब वेटर चला गया तो वक्त मजीद चुप न रह सकी। खुदार ने उसे देखा, फिर पानी का गिलास पीते हुए बोला। क्या था वक्त? तुम मुझे बताओ कि क्या था? उसकी अजीब सी बात पे वक्त ने नजरें फेर कर इर्द गिर्द लोगों को देखा, फिर बोली, जेम्स से बस फ्रेंडली तरीके से पूछा था। उसका मतलब ये तो नहीं था कि आप सीधी उसकी गर्दन पकड़ लेते। वो अपनी आदत के मुताबिक खुदार से बहुत नॉर्मल लहजे में बात कर रही थी। वक्त, पहली बात, मैं उस लड़के को नहीं जानता। दूसरा, उससे मिलना तो दूर, मैंने उसे देखा नहीं है, तो कैसे उसे धमका सकता हूँ? तीसरा, सिकंदर के कहने पे मैंने तुम्हारे टीचर को कहा कि प्रोजेक्ट में तुम्हारा फीमेल पार्टनर होना चाहिए। उसका सख्त ऑर्डर था, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो साफ मुकरिया। भाई कैसे वो मानता। आखिर बाकी इन्हीं हरकतों का तो वो हमेशा मजाक उड़ाता था। वक्त मुंह खोली उसे देखने लगी। उसके ऐसे देखने पे खुदा ने पानी का सिप लिया और ग्लास रखते हुए बोला। हो सकता है तुम्हारे उस क्लास फेलो ने मुझे देख लिया हो और तुम्हारा दिल खराब करने के लिए ऐसी फजूल बकवास की हो। बेचारा बच्चा मेरे गुड लुक्स को देखकर जेलिस हो गया हो। फितरी सी बात है। उससे कंधे उचकाकर कहने पे बख्तावर अचानक हंस पड़ी। मतलब इतनी हुतिमादी अपनी खूबसूरती पे कि कुछ भी बोलेंगे आप। उसके खुश्क अंदाज से खुदात खुलकर मुस्कुराया। इसी खूबसूरती पे तो डॉक्टर शरीना मरती थी। अब बख्तावर का चेहरा बिल्कुल सपाट हो गया। खुदात ने उसके तासुरात को बुरी तरह महसूस किया। हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ा, जो वो एकदम गुस्से से पीछे करने लगी थी। लेकिन मेरे जाहिर और बातन पे तो एक ही लड़की मरती थी। मेरी बदसूरतियों समेत तो सिर्फ इसी प्यारी सी लड़की ने मुझे कबूल किया। वो लड़की मेरी जिंदगी है। कौन? डॉक्टर शरीना? बक तन से बोलते हुए अपना हाथ छुड़वाने लगी। खुदात ने मुस्कुराहट दबाई और पीछे होते हुए बोला, बड़ी समझदार हो। मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। मामा को और ही कॉल करती हूँ। उसकी बात पे खुदात को एकदम से झटका लगा। यार मिशी, मुझे डर लग रहा है ये रोएगी। और फिर सिकंदर भाई ने जो हम सबका हश्र करना है कि कोई हद नहीं। दुरायना मुर्तज़ा को पकड़े रमशा से कह रही थी, जिससे इरा को अपनी गोद में बिठाया था और कान छिदवाने वाला झुककर इरा के कान पे रुई से केमिकल लगा रहा था। अगर रोती है तो मैं चुप करवा दूंगी। वैसे भी तो मीटिंग में गए हुए हैं, शाम तक आएंगे। उसे इरा के बाल सहलाए, जो माँ के कहने पे बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी, मगर उसकी टांगें फुल हरकत में थी। रमशा ने उसके दूसरे कान में सरगोशी की। मेरी बेबी को थोड़ा सा दर्द होगा, मगर मेरी बेबी बहुत भारी लगेगी। उससे ममता से भरे लहजे में इरा को कहा। उसकी बात पर एकदम उलझन भरा एहसास इरा को हो। वो हाथ उठाकर अपने कान को लगाने लगी, मगर रमशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अजीब बात थी, वो रोई नहीं थी। इरा पापा से मिलने जाएगी। इरा पापा को अपने कान दिखाएगी है इरा। रमशा ने उसके घुंघराले बाल जो पोने से निकले हुए थे उन्हें सहलाया। मम्मी, ईयर हर्ट। इरा ने बड़ी उलझन से कहा कि उसके कानों में कुछ है। वो औरत अब इरा के दूसरे कान पे आई, तो इरा ने उससे बिल्कुल सिकंदर भाग की तरह घूरा, फिर बोली, गो मम्मी माइन। उसके कहने पे उस खातून ने उस अनोखी बच्ची और रमशा को देखा, जो मुस्कुराकर बोली। आईना हंस पड़ी और मुर्तज़ा माँ के हंसने पे भी हंसने लगा। जल्दी से काम करें वरना मेरी बेटी का गुस्सा बहुत खतरनाक है। इरा, वो देखो, मुर्तज़ा मुस्कुरा रहा है। मुर्तज़ा को बुलाओ। सिकंदर अपने आप को आईने में देख रहा था। वो इस वक्त बगैर शर्ट के था। उससे एथलेटिक पैंट्स पहनी थी। ये हुलिया उसका हमेशा जिम रूम में होता था और वो इस वक्त क्लब के ही जिम रूम में था। अभी अभी वो पंचिंग करके आया था, जिसकी वजह से उसका बदन और चेहरा पसीने से चमक रहा था। गीले बालों को पट्टी से बांधे हाथों से पीछे करते हुए उसने जरा सा अपने आप को देखा, फिर मुड़कर जावेद को देखा, जो उसे कुछ इशारा कर रहा था। उसके इशारा करने की देर थी और सिकंदर के चेहरे पर खतरनाक तासुरात आए। उसे सर को हम देते हुए जावेद को कहा कि आने दो उसे। खुदान ने लब दबाकर बेहद गुस्सीली नजरों से उसे देखा, फिर बोला, तुम अपने आप को समझती क्या हो बख्तावर? तुम मुझे वापस जाने की धमकी दोगी तो मैं चुप करके बैठा रहूंगा। उससे कहने पे बख्तावर ने उसे देखा। हालांकि वो इसी बारे में खुदान से बात करना चाहती थी कि वो एक हफ्ते की छुट्टियां पाकिस्तान गुजारना चाहती है, लेकिन उससे ये बात गलत टाइम पे कह दी या शायद उसे लगा इस पल यही बात मुनासिब है। आप मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं जैसे मैं यतीम हूँ। मेरा कोई नहीं है। मेरी मामा अभी जिंदा है। उन्हें एक दफ़ा भी पता चला कि आप मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं तो आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकेंगे। खुदात का दिल किया सामने टेबल पर मौजूद छुरी से उसकी जुबान काट दे। और मैंने आपको छोड़ने की धमकी नहीं दी। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। बल्कि मैं बख्तावर आलम हूँ। धमकी से ज़्यादा खशक करने पे यकीन करती हूँ। इससे पहले खुदात कुछ कहता वेटर खाना ले आया
बख्तावर अपने बैग से फ़ोन निकाल कर किसी को मैसेज भेजने लगी। खुदात के दिमाग में कुछ आया तो अपनी शरारती मुस्कुराहट दबाता वो अपने खाने की तरफ झुका। किसने ये फूल भेजे हैं, बताओ मुझे। उसके चेहरे में उंगलियां धुस्सा वो गुर्राया। उसकी हालत पहले ही सिकंदर ने इतनी बिगाड़ दी थी कि उससे आंखें खोली ही नहीं जा रही थी। सिकंदर ने स्पाइरल छुरी निकाली। मुझे बताओ, मेरी बीवी की सालगिरह पर किसने फूल भेजे? उसे कैसे मालूम मेरी बीवी की सालगिरह कब होती है? उससे छुरी उसके चेहरे के करीब लाते हुए उसके ठंडे लहजे में कहा। मुझे नहीं पता, मुझे बस ये एड्रेस दिया था और फूल भिजवाने का कहा था। वो हामते हुए बोला। सिकंदर समझ गया वो ऐसे नहीं मानेगा। सीधा होते हुए उससे उसके बाजू पे जोरदार कट लगाया। उसकी दिलहराश चीखें पूरे हॉल में गूंजी, जिसे सिकंदर के थप्पड़ ने खामोश करवाया और मजीद कट लगाया। बताओ मुझे, वरना इतने छोटे छोटे टुकड़े करूंगा कि कोई तुम्हारे वजूद को पहचान भी नहीं सकेगा। बोलो। मगर वो आदमी कुछ कहने से पहले ही बेहोश हो गया। सिकंदर गुस्से से उठा और उसे ठोकर मारी। उसने जावेद को देखा, जो कागज पकड़े उसका मुंतजिर था। आगे बढ़कर कागज छीनते हुए उससे कहा। इसे होश में लाओ। अभी टॉर्चर स्टार्ट नहीं किया कि मुंह बंद करने की तकदों में होशो खर्च से बेगाना हो गया। जावेद उसकी तरफ आया और झुककर उसकी नब्ज से टोली। तो उस आदमी की फ़ोन लॉग में इंटरनेशनल नंबर पे कॉल आई थी और उस नंबर को देखकर सिकंदर चौंक पड़ा। फिर सामने मौजूद टेबल पे उसका फ़ोन बज हुआ। उससे उठाया तो उससे देखा रमशा का मैसेज था। खोल कर चेक किया तो उससे वीडियो सेंड की थी। उसे डाउनलोड करते हुए उससे मुड़कर देखा, जावेद उससे घसीट कर हथकड़ी की मदद से उसके हाथ के साथ रॉड को लॉक कर रहा था। सिकंदर ने नफरत भरी निगाहों से उस आदमी को देखा, फिर मुड़कर वीडियो ऑन की तो उसके तुंद चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। देख रहे हैं अपनी बेटी को, जबरदस्ती उसे टी सीट इस्तेमाल करने को कहा तो बेटी कैसे है? मुर्तज़ा की प्लेट में मौजूद कपकेक छीन कर खाने लगी, जैसे अब हन्नान भाई के साथ करते हैं। उससे देखा इरा टांग पे टांग रखे उसी की तरह टॉय वाली कप से चाय पी रही थी। सिकंदर हंस पड़ा, फिर एकदम चौंक गया जब उससे इरा के कानों में चमकते हुए सोने की बहुत छोटी इयररिंग्स देखी। और सिकंदर भाई ने क्या गिफ्ट दिया? वो दोनों इरा की छोटी सी चेयर पे बैठी गुफ्तगू कर रही थी कि अचानक दुरायना ने उससे पूछा। रमशा ने अपना दुपट्टा नीचे किया और डायमंड का पेंडेंट दिखाया जिसपे शेरदौत लिखा था। हाय, इसे क्यों छुपाया? दिखाओ, इतना प्यारा है, कहाँ से बनवाया उन्होंने? सालगिरह मेरी थी मगर काम उन्होंने अपना किया है, कार्डियर से बनवाया है। मुझे लगा उसके बाद टैटू आर्टिस्ट के पास ना ले जाए और अपना नाम ना लिखवा दे। उफ, बहुत खूबसूरत है। और क्या ही बात होगी अगर सिकंदर भाई अपने बाजू पे तुम्हारा नाम लिखवा दे? रमशा ने उसे आंखें दिखाई। तोबा, ऐसी फजूल हराम बात उनके सामने ना कहना, इतने सीधे भी नहीं है, ऐसा काम कर ही ना बैठे। उससे देखा उसका फोन बज रहा था। उससे उठाया फिर दुराना को दिखाया। देखना अब मेरी शामत आएगी। उससे कॉल उठाई और फोन जरा कानों से दूर रखा। तुमने इरा की प्रेसिंग करवाई किससे? रे, आर यू मैड? रमशा अपने लब दबाकर हंसी रोकी। सिकंदर इरा जिद कर रही थी तो रायना उसके चोट पर हैरत से मुंह खोले उसे देखने लगी। सिकंदर भी उसकी बात पे चुप हो गया, फिर तेजी से बोला। वो जिद करेगी कि उसे स्काई डाइविंग करनी है या बाइक चलानी है तो तुम मान जाओगी। क्या करूं मैं तुम्हारा? वो हंसा गुस्से में दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें तफक्कुर ज्यादा शामिल थी। अच्छा अच्छा, रिलैक्स, बिल्कुल नहीं रोई वो सारा काम साफ सुथरे तरीके से किया है। उससे तसल्ली रखे दाऊद। उससे सिकंदर को चुप पाया तो वो मजीद बोली। अब सेट मत हो और जल्दी आ जाइएगा। क्यों? तुम्हें तो मजा आता है ना मेरे बगैर। करो मजे। इससे पहले रमशा आगे से कुछ बोलती, सिकंदर फोन काट चुका था। रमशा ने तो रायना को देखा। तुम सिकंदर भाई को इतना तंग क्यों करती हो? मुझे अच्छा लगता है, वो बोलकर इरा को देखने लगी। उसका सर पीटने का दिल किया और साथ हंसी भी आई। इरा अपनी एक बोनी उतारकर इर्तिजा के बाल बनाने की कोशिश कर रही थी। तुम सिकंदर भाई को तंग करती हो और ये तुम्हें, मगर दोनों ही बहुत क्यूट है अपनी अपनी जगह। इसमें कोई शक नहीं था। तुम यहाँ बैठो, मैं अपनी ऑफिस से फाइल ले आऊं। कल की लेक्चर की तैयारी करनी है। हुदात ने गाड़ी पार्क करते हुए बख्तावर से कहा, जो खामोशी से सर हिलाकर अपने मोबाइल पे मसरूफ हो गई। हुदात ने ठहर कर उसका अंदाज देखा, फिर मुस्कुराते हुए सर झटक कर उतरा। वक्त ने उसे जाते हुए देखा, फिर वो तेजी से फ़ोन बैग में रखकर इर्द गिर्द देखने के बाद उतरी और सीधा क्लिनिक के सामने गई, जो बिल्कुल कॉलेज के साथ ही था। सायरा ने गेट भगती आगे किया। बख्तावर ने जैसे ही उस किट को देखा तो उसके दिल की धड़कन रुक गई। मैं तुम्हारी टेस्ट बाद में करवा ली थी, मगर मैं चाहती हूँ तुम अभी चेक कर लो। अब अभी अभी खुदा आ जाएंगे। सायरा, और ये क्या है?
मैंने तो तुमसे दवाई का पूछा और तुम मुझे ये क्या दे रही हो? सायरा ने हैरत से बक के तासुआ देखे। तुमने खुदात भाई को अपनी तबीयत का नहीं बताया? फिर उसकी खामोशी पर वो समझ गई। इसे ले जाओ, घर में चेक कर लेना, फिर जैसे कुछ पता चले मुझे कॉल करना। मुझे डर लग रहा है सायरा, मामा भी नहीं है मेरे पास। वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। इस वक्त उसे सचमुच अपनी माँ की ज़रूरत थी। अरे भक्त, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कोई बीमारी का हो। वो पागल लड़की, पुरसुकून हो और जाओ, इससे पहले तुम्हारा जिस्म ममुआ तनतनाता हुआ यहाँ आ जाए। बख्तावर ने नम आंखों से उस किट को देखा और बैग में रखकर सायरा से मिली और क्लिनिक से निकली। उसे देखा हुदात फाइल थामे किसी स्टूडेंट के साथ चलते हुए बात कर रहा था। बख्तावर अपने कोट में हाथ डाले गहरा सांस लेकर खुद को कंपोज करती उनकी तरफ आई। नर्व्स टिश्यू एक्टोडर्म से ड्राइव्ड है, तो उसका तुमने अलग सेक्शन याद करना है। वायु में तुमसे पूछूंगा तो ये ना कहना सर इसके बारे में पढ़ा ही नहीं। सर, लेकिन वो तो पूरा एक अलग टॉपिक है, उसका आप अलग से वाइवा नहीं ले सकते। हुदात कुछ कहने लगा था कि एकदम बख्तावर को देखकर रूह ऊपर करते हुए बोला। सायरा से मिलने गई थी। सायरा बख्तावर की वाहिद अच्छी दोस्त थी इस मुल्क में। वो उस छोटे से क्लिनिक में नर्स थी और बख्तावर की नेबर के साथ साथ जिम मेट भी। खुदात ने ही सायरा को यहाँ नौकरी दिलाई थी। बख्तावर ने सर स्वाद में हिलाया और उस स्टूडेंट को देखा जो बख्तावर को अजीब नजरों से देखने लगे। कल की वाइवा की तैयारी रखना रूबा, मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। तैयारी हर हाल में मुकम्मल होनी चाहिए। प्रोफेशनल संजीदगी से भरपूर लहजे में बोलता वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। दोनों गाड़ी में बैठे तो वक्त अपने बैग को घूरने लगी। खुदात गाड़ी रिवर्स कर रहा था तो वक्त बोली, कल आप इस स्टूडेंट का वाइवा नहीं लेंगे? खुदात ने एकदम उसकी बात पे उसकी तरफ देखा तो बोला, एक्सक्यूज मी, इस हमदर्दी की वजह जान सकता हूँ? वही हमदर्दी जिसका हकदार जेम्स था। उसके खुश लहजे पे अब खुदात चिढ़ गया। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा बग, वो बकवास कर रहा है। उस बेचारे ने कुछ कहा ही नहीं है खुदात। पूरे स्कूल में ये बात आग की तरह फैली। एक लंबा चौड़ा आदमी जो बख्तावर आलम के साथ दिखाई दिया था, उससे जेम्स की गर्दन पकड़कर दीवार के साथ लगाया था। अब खुदात खामोश हो गया, लेकिन उसकी नजरों पे उसे बोलना पड़ा। गॉसिप, कुछ भी बोलो, स्कूल में बात आग की तरह ही फैलेगी। मुझे लगा अब आप बोलेंगे ये भी आपको मामा ने कहा था उसे धमकी देने को। बहरहाल उसको दफा करें। आप इस चूहे का वाइवा नहीं लेंगे। खुदात ना चाहते हुए भी उसकी बात पर हंस पड़ा। मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा? कॉलेज का डीन? मेरी बला से वो ले ले, लेकिन आप नहीं लेंगे। ये बड़ी बेतुकी सी जिद है। वो मेरी स्टूडेंट है, सबका लेना है तो उसका भी लूंगा। कहीं उसने इशारे ही इशारे में रिश्वत देने का वादा तो नहीं किया? ओह, वो जान गई होगी तुम एक बहुत बड़े बदमाश की बेटी हो। वक्त ने उसे देखा। शुक्र मनाए इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं आप, वरना अपने पैरों पे खड़े ना होते। हाँ, ये जिद है मेरी। इतने भोलेपन में लड़कियों की नजरों और अंदाज भी गौर कर लिया करें। सब कुछ सुन सकती थी, बस मामा की बात आ जाती थी तो वो शेरनी बन जाती थी। खुदात अपने बालों पे हाथ मारता मोड़ काटते हुए बोला, एक पे गौर कर रहा हूँ वही काफ़ी है। और ये तुम्हारे मामा का घर नहीं है जहाँ हर जिद पूरी की जाए। एक बात मानी जाएगी, पाकिस्तान मत जाओ। वक्त ने अपने चेहरे पे हाथ फेरा और बोली, मुझे मामा की याद आ रही है। ईरान से मिले इतना अरसा हो गया है। वो बड़ी हो रही है। उसकी शरारतें, आपको पता है, वो बिल्कुल मामा की डिट्टो कॉपी है। आप ही बता रही थी, जो दहशत है मोहतरमा की। लोग मामा को भूल गए और क्या पता मामा भी मुझे भूल जाए। उसी आखिरी बात में दुख की लहर शामिल थी। खुदात एकदम चौंक उठा। हाथ बढ़ाकर अपनी हाथों की पुष्ट से उसकी गाल से हिलाए। चुड़ैल, वो अपने आप को भूल सकता है मगर तुम्हें नहीं। बल्कि रुको, हर वक्त तुम शिकायत लगाती हो। आज मैं कॉल करता हूँ। सर, मैडम पूछ रही हैं अब आप खाना कब खाएंगे? सिकंदर तैराकी कर रहा था तो एकदम जावेद की आमद में ठहर गया। इरा सामने पूल चेयर पे बैठी सिकंदर के फ़ोन पे कोई वीडियो देख रही थी। बस जब पापा आ जाते थे तो पापा के साथ होती थी। सिकंदर ने अपने गीले बाल पीछे धकेले और तेज लहजे में कहा, मैडम के इतनी मसरूफ़ रहने लगी हैं जो ये बात खुदा कर नहीं कह सकती थी। भेजो उसे, ये तौर तरीके यहाँ नहीं चलेंगे। सर, मैम तैयार होने गई हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। सिकंदर तैर कर आता पूल से बाहर निकला। बाप को देखकर इरा ने सिकंदर का सामने बड़ा बाथरूम देखा, फिर फ़ोन रखकर उससे बाथरूम घसीटा। और प्लीज़ अब किसी की खबर मत भेजना। आज मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, किसी के मत्थे लगने का बिल्कुल दिल नहीं है। हो सके तो असद से नींद की गोलियां मंगवा दो। रे तो खाना देगी नहीं। सर, जब आपको गुस्सा आता है तो आप एक नहीं, दो नहीं, 5-6 गोलियां निकल लेते हैं। जब से पीना छोड़ा है आपने, आप सिगरेट और दवाइयां ज़्यादा लेने लगे हैं।
लगाऊं? दो। अब तुमसे सुनूंगा मैं। सिकंदर ने घुमाकर उसे लगाना चाहा कि इरा की आवाज़ पे उसे नीचे देखा तो एकदम उसका बिगड़ा मूड गायब हो गया। पापा ट्राई। जावेद भी उसके अंदाज से मुस्कुरा पड़ा। सिकंदर झुककर उससे बात रोक लिया, जो आधे से ज़्यादा ज़मीन पर ही था। फिर उसे इरा को जोरदार बोसा गाल पे दिया। थैंक यू बेबी। एक तुम ही हो जो पापा का ख्याल रखती हो, वरना कुछ जालिम लोगों को फिक्र ही नहीं है हमारी। इरा ने अपने हाथ से गीले गाल साफ किए और मुड़कर फोन की तरफ गई। सिकंदर बाथरोब पहनकर जावेद को देखने लगा, जो इरा को ही देख रहा था। तुम भी शादी कर लो अब। मैं जानता हूँ तुम्हें भी बेटी का बड़ा अरमान है। सिकंदर के मजे से कहने पर जावेद चीन पड़ा। नहीं सर, इरहा बेबी बहुत मुनफरिद है। ऐसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। ये सबका दिल अपनी तरफ खींचती है। बख्त बीबी भी ऐसी नहीं है। सिकंदर वक्त के जिक्र पर उदास हो गया। अभी तो छोटी ही तो थी। पूरा घर मामा के शोर से गूंजा करता था। अब अजीब सा सन्नाटा आ गया था। उसके जाने से ये बेटियां इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो जाती हैं? बख्ता की अपनी बात थी। इस घर में वो बात नहीं रही जो वक्त की मौजूदगी में हुआ करती थी। फतहाद की वीडियो कॉलिंग सिकंदर के फ़ोन पर आने लगी, जिसकी रिंगटोन सिकंदर की तरफ पहुंचने से पहले यहाँ स्क्रीन पे नासमझी में हाथ रखकर उठा चुकी थी। एकदम स्क्रीन पे खुदात का चेहरा उभरा। खुदात ने जब इरा का सर और आंखें देखी तो बोला, लो देखो, इसने ही उठाया है। तुम ठीक कह रही हो, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी बड़ी हो गई है। अरे दिखाएं, इरू आप ही की जान। वक्त की आवाज़ पे सिकंदर उस समय मतवजा हूँ। पापा, नाना। सिकंदर उस तरफ आया और उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाया। लड़की फोन कैसे उठा लिया? इरा को कहते हुए उससे फ़ोन सीधा किया और वक्त को देखते हुए उसकी आंखें चमक उठी। बच्चे, कैसे याद आ गई मामा की? वक्त ने जैसे ही सिकंदर का फ्रेश चेहरा और गीले बाल देखे, साथ में इरा को उसकी गोद में देखकर उसकी आंखें तेजी से नम हो गईं। लो, अब शुरू मेलो ड्रामा। साइड से खुदात की बड़बड़ाहट साफ सुनाई दी। चुप करें आप मामा। उस बेचारी से बोला नहीं जा रहा था। आंखों से आंसू बहने लगे। आजकल वैसे ही जज्बाती हो जाती थी। पापा, अब भी सैड। पापा आप भी उदास हैं? अरे, ये तो बड़े बड़े अल्फाज बोलने लगी है। बस आप ही सही से बोलना नहीं आया पिप्पा को। वो रो रही थी, साथ में इरा को देखकर मुस्कुरा रही थी। सिकंदर एकदम चौंका। उसे वक्त थोड़ी बेचैन लगी। हाँ, बहुत लफ्ज बोलती है, लेकिन तुमसे कम। मुझे डर है तुम्हारी वाली रफ्तार पकड़ ली तो जल्द ही बूढ़ा हो जाऊंगा। वो सिकंदर की बात पे हंस पड़ी, लेकिन आंखें अभी तक नम थी। वो कुछ बताना चाहती थी उसे। सारे बूढ़े हो जाएंगे, मगर मेरे डैशिंग मामा कभी बूढ़े नहीं होंगे। फिर उसे उदास की जोरदार खांसी सुनाई दी। ये कुछ ज्यादा ही खांसी नहीं आ रही इसको? क्या किया है वक्त, बताओ मुझे। उसकी बात पे पक के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। हाँ, मैं तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी जीरन करके रख दी है। जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा हूँ। अभी रुलाया भी मैंने ही है। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, मैंने ही कॉल करवाई है। तुम्हें याद कर रही थी। इसे मुझसे बात करने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम ऐसा कर रहे होते तो आज इस दुनिया में मौजूद न होते हो दादा सिंह। क्यों? तुम इतने पैसे वाले हो गए हो भा कि मुझे मार्स छोड़ने वाले थे तो क्या? उसकी बात पे सिकंदर ना चाहते हुए मुस्कुरा उठा। तुम्हें तो देखता हूँ मैं। भक्ता, कॉल पे आओ। ऐसे तो तुम मुझे देखकर बात नहीं कर सकोगी। बख्तावर सिकंदर की बात से मुतफिक थी। इससे हाथ हिलाते हुए इरा को बाई किया। सिकंदर ने फ़ोन पकड़कर इरा को उठाते हुए एक बार फिर उसके गालों पे प्यार किया। बाबा की जान, बड़ी मत होना यार। देखो कैसे तुम्हारी आपी को मिस कर रहा हूँ। चलो, तुम्हें नीचे लेकर जाऊँ। उसी वक्त वक्त की कॉल आ गई तो सिकंदर ने फ़ोन कान से लगाया। हाँ, अब बताइए। मेरा बच्चा मामा से कुछ कहना है। वक्त का दिल किया एकदम फूट फूट कर रोना शुरू कर दे। खुदा ने उसे माँ बाप जैसी नेमत से महरूम रखा था, मगर मामा के रूप में ये महरूमी कभी महसूस नहीं हुई। मामा ने तो उल्टा किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। उससे शादी क्यों कर ली? वो सारी ज़िंदगी अपने घर अपने मामा के पास रहती। आईने में देखो कितनी ड्रॉनी लग रही हो। यार, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना करवा देना। उदात की बात पर वक्त ने उसे घुरा। हत्ता कि वो रोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि उदात का ईमान सही मायनों में डगमगा रही थी। आपको पता है मामा, आप सगी बड़की मेरी माँ हैं। वो भारी आवाज़ से खुद को संभालते हुए कहने लगी। सिकंदर इरा को नीचे उतारा और उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। खुदात की मौजूदगी में कुछ कह नहीं पा रही तो मैसेज भी मुझे बता दो। वक्त उसका सिर्फ मान चाहती थी, उसके लिए उतना ही काफ़ी था। बेचैन दिल को अजीब सा सुकून मिल गया। ज़रूर बताऊंगी मामा, मगर अभी नहीं। अब चाहे आपने स्विमिंग की है तो जल्दी से चेंज करें।
मौसम बदल रहा है, आप बीमार हो जाएंगे। सिकंदर उसकी फिक्र पे मुस्कुरा उठा। ओके, मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूँगा। आई लव यू मामा। लव यू बच्चे।